हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि फ्रेंड्स, इस बार मैं आप लोगों के सामने एक नई चीज़ लेकर के आया हूँ, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार की प्रदेश सरकार ने काफ़ी बड़ी मात्रा में शिक्षक भर्ती निकाली हुई है, और जिसमें हमारे यूपी से भी बहुत से लोगों ने बड़ी संख्या में फार्म के लिए आवेदन किया है। तो उसके लिए हाँ, अभ्यर्थियों को बहुत ही कम समय मिला है कि अपने पेपर की तैयारी सिलेबस के माध्यम से कर सकें और जल्दी से जल्दी कर सकें। तो फ्रेंड, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन उठाया और उन कलेक्शन को अपने हाथों से राइट करके आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इनको बहुत ही बारीकी से देखें और समझें। उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों से आपको बहुत मदद मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा बिहार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को मेरे इन वीडियो को शेयर करने का कार्य करें। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोग ऐसे ही चलेंगे तो मैं आप लोगों के लिए नित्य नए हर एक दिन पर एक एक दो तीन चार जितने भी मेरे से हो सकेंगे मैं उतने वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और बस आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को पूरा पूरा चैनल पे डाले गए वीडियोज़ को पूरा पूरा देखें, और वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी दूसरे ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो जा सके और वह इन वीडियो से अपनी तैयारी कर सके। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको शुरू करता हूँ। जैसा कि मैंने अपना पहला क्वेश्चन उठाया है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को तो बहुत लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, लेकिन यदि जानकारी आपकी नहीं है तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। मेरा पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है थियोफ्रस्ट, और तीसरा ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस, और चौथा ऑप्शन है मेगलन। तो इनमें से जो हमने चार जनकवादियों के जो नाम हमने लिए वो हैं अरस्तु, थियोफ्रस्ट, हिप्पोक्रेट्स और मेगलन। तो फ्रेंड्स, इनमें से हमको चिकित्सा शास्त्र के जनक का नाम प्राप्त करना है, या चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, आप लोग बायोलॉजी से यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको इनमें दो नाम बहुत ही अच्छे से प्रतीत हो रहे हैं, जो हैं, एक नाम है अरस्तु और एक नाम है थियोफ्रट्स। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ये जो अरस्तु जी हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम जंतु विज्ञान का जनक, ठीक है। तो हमको इसी प्रश्न से एक प्रश्न हो गया, जंतु विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। और थियोफ्रट्स को क्या कहते हैं दोस्तों? थियोफ्रट्स को हम वनस्पति वनस्पति विज्ञान का जनक, ठीक है। थियोफ्रट्स हम वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। अब इस पे जो हमारा फ्रेंड्स तीसरा नंबर है हिप्पोक्रेट्स, यही हमारे चिकित्सा शास्त्र के जनक कहलाते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हिप्पोक्रेट्स। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको तीन क्वेश्चन बता दिए। जैसे आपके प्रश्न में आ जाए कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रट्स को कहा जाता है। और हिप्पोक्रेटस जो ये हैं, ये किसके जनक हैं? ये हैं चिकित्सा शास्त्र के जनक, हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी क्रम में हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। अब आपको फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसका वर्णन करते हैं। तो इसमें चार ऑप्शन हैं: शैवालों के संवर्धन का, वनों के विकास का, सिलिसिफाइड पादपों का, और कवकों के संवर्धन का।
तो फ्रेंड्स जैसा कि हम आपको बता दें कि जो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है शैवालों के संवर्धन का अध्ययन जो हम करते हैं वह किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो वह हम करते हैं फाइकोलॉजी। किसके अंतर्गत? फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवालों के संवर्धन का अध्ययन करते हैं। और फ्रेंड्स और आपको बता दूं कि जो कवकों के संवर्धन का जो हम अध्ययन करते हैं वो है हमारा माइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? माइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो हमसे पूछा है कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो फाइकोलॉजी में किसका वर्णन होता है? शैवालों के संवर्धन का। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कवकों के संवर्धन का। तो फ्रेंड्स जो वनों का विकास है, वनों का विकास सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? वनों का विकास। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, हम एक प्रकार से वो कह सकते हैं कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनों के विकास का वर्णन होता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपके सामने तीसरा क्वेश्चन लेके आता हूँ, जो कि हमारा तीसरा प्रश्न है, एग्रोटोलॉजी में अध्ययन होता है। फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एग्रोटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एग्रो, आप ध्यान दीजिए, एग्रो मतलब आप समझ सकते हैं कि कृषि से संबंधित होगा। तो अब यहाँ पे कृषि से संबंधित होगा तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तेल बीजों का, फसलों का, घासों का, फलों का। तो फ्रेंड्स आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो फलों का अध्ययन होता है वह होता है पामोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत होता है? पामोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि पामोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। तो पामोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। और हमसे जो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो पूछा है एग्रोटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एग्रोटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? घास का अध्ययन होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घास का। एग्रोटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? घास का। अब फ्रेंड्स जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें फ्रेंड्स देखिए 4 ऑप्शन है, पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का और चट्टानों का। तो फ्रेंड्स पेडोलॉजी के अंतर्गत जो अध्ययन होता है वह भूमि का अध्ययन होता है। ठीक है, जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा? भूमि या मिट्टी का। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको आप बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो पेडोलॉजी में भूमि का या मिट्टी का अध्ययन होता है। या हम पूछ लें कि भूमि का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है, तो आपको बताना है कि भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत होता है। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा 5वां प्रश्न है वो कहता है फलों का अध्ययन कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स अभी हमने ऊपर ही चर्चा की थी, ऊपर हमने आपको अपने तीसरे प्रश्न में बताया था अभी कि फलों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं। तो पामोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका तो आंसर आप बता ही लोगे कि फलों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं। तो फलों का अध्ययन हम पामोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पामोलॉजी। अब देखिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हमको और भी कुछ 3 और ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो इनके बारे में भी जानकारी, तो इसी क्वेश्चन से हमको जो एक ऑप्शन मिल रहा है वो है पेडोलॉजी। जस्ट अभी हमने इसके ऊपर का क्वेश्चन पढ़ा था कि ये पेडोलॉजी में अध्ययन किसका होता है? भूमि का। तो यहाँ पे भी हम
निकाल सकते हैं इसके कि पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, भूमि का या मिट्टी का। तो ये फ्रेंड्स हमको पामोलॉजी पता चल गया। पामोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं, पेडोलॉजी के अंतर्गत हम भूमि का अध्ययन करते हैं। अब हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है एंथोलॉजी। तो फ्रेंड्स एंथोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एंथोलॉजी के अंतर्गत हम फूलों का अध्ययन करते हैं। किसका, देखिए इनमें लड़कों को बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि फूलों और फलों, ठीक है। तो ये जो है फलों का पामोलॉजी और फूलों का एंथोलॉजी। अब जो एक बचा फ्रेंड्स हमारे पास में वो है स्पर्मोलॉजी। तो स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स, तो स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, सांपों का। फ्रेंड्स ये चारों आप बहुत अच्छे से इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि सांपों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, स्पर्मोलॉजी का। तो ये क्लियर हो गया। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत, भूमि या मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत, और फलों का अध्ययन हम पामोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो जो हमारा ये है कि फलों का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है, तो ये है पामोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए ये पांचों प्रश्न आपको आसानी से तैयार हो गए होंगे। अब हम अगला जो प्रश्न उठाते हैं वो है हमारा कहता है एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है। इसके चार विकल्प दिए हुए हैं। चार विकल्प इसके कौन कौन से दिए हुए हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री वनों के लिए वृक्ष लगाना है, या फसल कटने के बाद वन लगाना, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर बारहमासी यानी कि ऐसे वृक्ष जो 12 महीने तक होते हैं उन्हें हम बारहमासी वृक्ष बोलते हैं। तो बारहमासी वृक्ष लगाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा कि एग्रो फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत जो है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका अध्ययन करते हैं। तो जीवित जीवों के बाह्य लक्षणों का, या पृथ्वी की सतह पर जीवन का, या वायुमंडल के बाहरी परतों पर जीवन का, या बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो इनमें से जो आंसर होगा, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत यदि जैसे कि हमारा जो है हम पृथ्वी में हैं और यदि हमको जानकारी हो कि पृथ्वी ग्रह के सिवा और भी किसी ग्रह पर जीवन संभव है, तो जो हम उसका अध्ययन करेंगे वह अध्ययन करेंगे एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यानी कि जो इसका आंसर होगा वो होगा बाह्य ग्रहों यानी कि बाहरी ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का पता करने के लिए हम एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत हम इसका पता करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। तो जो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन के लिए किसका अध्ययन करेंगे, एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत हम किस चीज़ का पता करते हैं कि हमारे ग्रह से जो
बाहर जो कोई दूसरे ग्रह हैं, क्या उनमें भी जीवन संभव है? हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीवन द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जीवन द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर या एक्वाकल्चर। तो फ्रेंड्स, हमको इनके बारे में पता होना चाहिए कि जो है एग्रीकल्चर हमारा किससे संबंधित है? ये है हमारा कृषि से संबंधित है। एग्रीकल्चर किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? बागवानी से संबंधित है। ये आपको पता होना चाहिए कि हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? बागवानी से। और जो टिश्यू कल्चर है वह किससे संबंधित है? वो फ्रेंड संबंधित है ऊतक संवर्धन से। किससे संबंधित है? ऊतक संवर्धन से संबंधित है। यानी कि ये जो टिश्यू कल्चर है यही कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है टिश्यू कल्चर। ठीक है, आपको यदि जीवन द्रव्य का पृथक्करण और संयोजन की बात जिस पर कहते हैं, यानी कि हम आपको बता दें कि बॉटनी के अंदर यदि हम जीवन द्रव्य के पृथक्करण और संयोजक की बात करेंगे तो वह किसके अंतर्गत करेंगे? टिश्यू कल्चर के अंतर्गत करेंगे। तो जो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, जो राइट आंसर होगा वो होगा टिश्यू कल्चर। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक चीज़ और बचा जा रहा है, वो है एक्वा कल्चर। तो इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स? तो इसके अंतर्गत हम करते हैं जल या जीवन। जल या जीवन का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? एक्वा कल्चर के अंतर्गत करेंगे। और ऊतक संवर्धन का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? टिश्यू कल्चर के अंतर्गत करेंगे। बागवानी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? हार्टिकल्चर के अंतर्गत करेंगे। और एग्रीकल्चर का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? कृषि के अंतर्गत करेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको 8 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब फ्रेंड्स हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न लगभग सभी को आता होगा कि जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता चल गया होगा कि जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो देखिए, आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे जीवाणुओं की तो खोज की गई, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जीवित और मृत के बारे में भी आपको हम बताएंगे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की और मृत कोशिका की खोज किसने की। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो जीवाणु थे, जीवाणुओं की खोज जो सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने की थी? ल्यू वोन हुक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवाणुओं की खोज की थी। किसने की थी? सर्वप्रथम जीवाणुओं की खोज ल्यू वोन हुक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवाणुओं की खोज की थी। और इन्होंने और भी क्या बताया था? इन्होंने जीवित कोशिकाओं के बारे में भी बताया था। जीवित कोशिका के बारे में भी ल्यू वोन हुक ने बताया था। और फ्रेंड देखिए, इन्हीं के नीचे एक नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किनके बारे में बताया था? मृत कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यदि जीवित कोशिका के बारे में पूछे तो आपको ल्यू वोन हुक बताना है, और मृत कोशिका के बारे में बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा रॉबर्ट हुक। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर एक बार पुनः आग्रह करता हूँ
कि जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो है मेरा ये पूरा चैनल ही अभी नया है, और जो मेरा चैनल है वो है रोजगार विद एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, रोजगार विद एजुकेशन के नाम से मेरा चैनल है। इस चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जितने भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़ेंगे, हमको पढ़ाने में उतना ही और हमारा जो होगा एक हौसला अफजाई होगा, और हमको लगेगा कि हमारे इन प्रश्नों को कई लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें भी आप लोगों के लिए मेहनत करने में बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा प्रश्न है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है। ठीक है, तो प्रश्न को पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है। तो जीवाणु आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि पहला जो है, सभी जीवाणु परपोषी होते हैं। क्या यह कथन सही है? तो जैसा कि हमको लगता है कि हाँ, परपोषी तो होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं और कुछ जीवाणु परपोषी भी होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, केवल सभी जीवाणु परपोषी होते हैं, या हम ये भी नहीं कह सकते कि फ्रेंड्स सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं। फ्रेंड्स, कुछ जीवाणुओं में से जो अधिकांश जीवाणु होते हैं वह परपोषी होते हैं, और कुछ जीवाणु जो होते हैं वो होते हैं स्वपोषी होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको ध्यान देना है कि इनमें से जो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर सही होगा, कि अधिकांश जीवाणु परपोषी होते हैं और कुछ जीवाणु जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। तो हमको फ्रेंड्स ये ज़रूर इसको ध्यान देना है, जीवाणु से संबंधित हमको ध्यान देना है कि जो जीवाणु होते हैं वह परपोषी और स्वपोषी दोनों होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यदि आपसे कभी कोई कह दे कि जीवाणु स्वपोषी होते हैं, तो उसके बाद यदि कहीं पर कोई परपोषी का ऑप्शन नहीं होता तो आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यदि जहाँ पर स्वपोषी और परपोषी दोनों की बात कर दे, तो वहाँ पर आपका जो आंसर होगा वह जीवाणु परपोषी और जीवाणु स्वपोषी दोनों होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो जीवाणु सीधे वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा भी कि फ्रेंड्स जो जीवाणु जो होते हैं, वह जीवाणु मतलब बोले तो बैक्टीरिया, जो जीवाणु होते हैं वह वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में भी बदल देते हैं। अब वो कैसे बदलते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जो इनमें हमको ऑप्शन है वह है विनाइट्रीकरण, सड़ने वाले जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु और नाइट्रीकरण जीवाणु। तो फ्रेंड्स, हम जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। और जो इस जीवाणु का और जो इस बैक्टीरिया का जो फ्रेंड्स नाम होता है वो होता है राइजोबियम। क्या नाम होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया के कारण जो है वह वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देता है। अब यह बैक्टीरिया फ्रेंड्स किन पौधों पर पाया जाता है? तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये बैक्टीरिया जो पाया जाता है वह पाया जाता है दलहनी
दलहनी पौधों में यह बैक्टीरिया पाया जाता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जैसे हम आपको बताएं कि ये हमारी कोई मिट्टी है, ठीक है, ये हमारा कोई खेत है और इस खेत पर खेत की जो मिट्टी है इस पर नाइट्रोजन की कमी हो गई। नाइट्रोजन की कमी हो गई तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मिट्टी पर हम दलहनी पौधे लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो दलहनी पौधे लगेंगे तो ये जो फल होते हैं ये फलीदार होते हैं और ये जो वायुमंडल पर जो उपस्थित नाइट्रोजन है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है फ्रेंड्स, तो वायुमंडल में 78% यानी कि 78% नाइट्रोजन है। तो वह 78% नाइट्रोजन को वायुमंडल से लेकर के अपने इन पौधों पर ऑब्जर्व करती है और अपनी पौधों ये जो पौधे हैं इन पौधों की जड़ के माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से, जड़ के माध्यम से यह इस भूमि को नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो फ्रेंड्स यही जो प्रक्रिया होती है वह कहलाती है कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलना। ठीक है, अब वह किसके माध्यम से बदले, हमने उसको बदला जीवाणु के माध्यम से और उस जीवाणु का नाम क्या था, राइजोबियम जीवाणु था। और राइजोबियम जो जीवाणु होता है वह दलहनी पौधों में पाया जाता है और जो दलहनी पौधे होते हैं वह अपनी जड़ के माध्यम से मिट्टी को वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के अपनी जड़ के माध्यम से उस खेत की मिट्टी पर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो फ्रेंड्स जो इसका जो आंसर हुआ वह आंसर हुआ कि जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु या नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ठीक है, और उस बैक्टीरिया का नेम क्या है, राइजोबियम। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है फ्रेंड्स, ये जो मेरे क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन आ ही सकते हैं, लेकिन इनसे संबंधित जैसे कि मेरे प्रश्न पे 4 विकल्प हैं तो उन विकल्पों में मैं आपको चारों विकल्पों के बारे में बताता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हमको हमारे हर दिन के टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न ना आ जाए। तो फ्रेंड्स इस वजह से आपसे कहूँगा कि वीडियो को बहुत ही ध्यान लगा करके देखें, बहुत ही मन से समझें और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता तो उसको आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालें। मैं समय समय पर आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपके कमेंट छोड़ने के तुरंत बाद ही मैं उसका जवाब दे सकूं। तो फ्रेंड जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, क्यों? ये सही बात है फ्रेंड्स। यदि हमारे घरों पर जो क्या कहते हैं कि अचार जो रखा जाता है फ्रेंड्स, जो हमारे घरों पर अचार रखा जाता है वह अचार पर नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि उस पर बैक्टीरिया उत्पन्न ना हो सकें और वह अचार जो है हमारा ख़राब ना हो सके। तो यही उसी चीज़ को उठा करके यहाँ पे रख दिया कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव्य कुचित हो जाते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दूं, कुचित का मतलब कि ऑब्जर्व हो जाना। ठीक है, ये जीव द्रव्य ऑब्जर्व हो जाते हैं और मर जाते हैं। नमक की मात्रा मिलते ही ये सारे क्या हो जाते हैं, ऑब्जर्व हो करके मर जाते हैं। या लवण पर जनन का संदमन करता है, जो है लवण है वह जनन का संदमन करता है। या अगला है हमारा ऑप्शन, जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये किसी भी एंगल से सही नहीं है।
अचार में जीवाणुओं को जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, हमको ये क्वेश्चन भी किसी हद से सही नहीं लग रहा। और जो हमारा ये अगला ऑप्शन है लवण, लवण बोलते हैं नमक को, कि जो नमक है वह जनन का संदमन करता है। तो फ्रेंड्स, ये भी ऑप्शन हमको ज़्यादा सटीक नहीं लग रहा है। हमें यही ऑप्शन ज़्यादा क्लियर लगता है कि ये इसके नमक की उपस्थिति से जो जीव द्रव्य होते हैं वह ऑब्जर्व हो जाते हैं, कुचित हो जाते हैं, जिस वजह से वह सब के सब मर जाते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा कि ये जीव द्रव्य कुचित हो जाते हैं और मर जाते हैं। इस वजह से जीवाणु नमक वाले अचार पर जीवित नहीं रह सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि बैक्टीरिया, ठीक है फ्रेंड्स, तो बैक्टीरिया और वायरस यही दो चीज़ हैं। तो हमको पहले ये जानना चाहिए कि बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है और वायरस से कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें 4 रोग हैं। चेचक, आपको पता होना चाहिए कि जो चेचक होता है वह है चिकन पॉक्स, ठीक है। चिकन पॉक्स नामक वायरस के कारण होता है, जिसको वेरियोला वायरस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद पेचिस, ये भी जो रोग होता है, ये चेचक जो रोग है वो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। जो पेचिस है ये भी किसके कारण होती है? वायरस के कारण होती है। तो फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, जो इन्फ्लुएंजा है ये किसके कारण होती है? फ्रेंड्स, ये भी वायरस के ही कारण होती है। और जो हैजा है, ये हैजा जो है हमारा बैक्टीरिया के कारण होता है। और इस जो यही हमारा हैजा है, ये एक प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार से जल जनित रोग होता है, जो कि खराब पानी की वजह से हो जाता है। फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं कि चेचक, पेचिस, इन्फ्लुएंजा और हैजा में जो हैजा रोग है वह बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा रोग? हैजा रोग। ये या तो हमने दूषित जल, जैसे कि बरसात का पानी कहीं पर भरा हुआ हो गया, उस कारण हो सकता है, या हमने कई दिन का पुराना पानी पी लिया तो जिससे हमको हैजा होता है, जिसको हम बोलते हैं, हम अपने गांव की भाषा पर इसी हैजा को ज़्यादातर हम इसको किस नाम से जानते हैं? कालरा नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि कालरा पर होता क्या है। तो कालरा के लक्षण हमको सबको पता होंगे। तो ये हैजा है। और चेचक है, तो चेचक पर हमारे शरीर पर बड़े बड़े दाने निकलते हैं। पेचिस पे हमको लूज मोशन जाता है। और इन्फ्लुएंजा में हमको जुखाम होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वायरस से होने वाले जो रोग होते हैं वह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य पर जा सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया से होने वाले जो हैं ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। लेकिन जो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं ये छुआछूत से भी फैल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको 13 नंबर का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? किसके कारण होती है? जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। तो फ्रेंड्स, हम बता दें कि यहाँ पर भी हमको बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाली बीमारी के बारे में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो चेचक है, ठीक है, तो हमको ये बीमारियां हैं। चेचक यहाँ भी आया था, चेचक का जिक्र, और चेचक का जिक्र यहाँ भी आया था कि इस पर हमारे शरीर पर बड़े बड़े दाने निकलते हैं, ठीक है। तो जो चेचक है, तो ये चेचक तो हमारा जीवाणु संक्रमण के कारण नहीं हो सकता, ये एक वायरस के कारण होता है। और वेरिला वायरस जो होता है इसके कारण चेचक होता है,
ठीक है, जिसको हम चेचक को इंग्लिश में चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, या गाँव पर इसको बोलते हैं कि उसके देवी निकल आईं। तो फ्रेंड्स, चेचक तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। मम्स, अगला जो ऑप्शन है वो है मम्स। तो फ्रेंड्स, मम्स जो बीमारी होती है यह है किसके कारण होती है? तो ये भी जो बीमारी है, ये बीमारी भी वायरस के कारण होती है। किसके कारण होती है? वायरस के कारण होती है। और चेचक भी किसके कारण हुआ? वायरस के कारण हुआ। तो जो मम्स बीमारी है फ्रेंड्स, तो मम्स बीमारी जो होती है ये मनुष्य के गले में होती है, और गले में जीभ के नीचे से लेकर के गले तक में यह बीमारी होती है, जिसको हम हिंदी में और भी एक बीमारी के नाम से जानते हैं। वह बीमारी कहलाती है गलसूआ। ठीक है, गलसूआ बीमारी ही मम्स बीमारी कहलाती है। इसमें हमारे गले में इन्फेक्शन होता है, और जो जीभ के नीचे की जो लार ग्रंथियां हैं यह प्रभावित हो जाती हैं, जिसके कारण हमको अपने भोजन को निगलने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और हमारा गला बहुत ही प्रभावित हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। हमको यहाँ पर जीवाणु यानी कि किसके बारे में पूछ रहा है? बैक्टीरिया के बारे में पूछ रहा है। तो हम अगला जो देखेंगे वह है हमारा कुष्ठ। तो फ्रेंड्स, आप लोग कुष्ठ के बारे में भी बहुत सा सुने होंगे, और बहुत से लोग जो हैं कुष्ठ रोग के मरीजों को देखे भी होंगे। तो फ्रेंड्स, कुष्ठ रोग में क्या होता है कि इनके हाथों पैरों की जो उंगलियां होती हैं वो उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, और सड़न उन पर पैदा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वो किसके कारण होता है? लेप्रोसी। ठीक है, और लेप्रोसी है, और जो इसमें बैक्टीरिया का जो नाम होता है वो होता है माइकोबैक्टीरिया लेप्री। ठीक है, लेप्री जो बैक्टीरिया होता है वह उस बैक्टीरिया के कारण हमको मनुष्य को कुष्ठ रोग होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जीवाणु संक्रमण के कारण जो होने वाली इन चारों में से जो बीमारी है वह है कुष्ठ। दमा, दमा आपको पता है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार से सांस की बीमारी होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करने के बाद इतने क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है। तो इन सभी के लिए फ्रेंड्स, एक मेरे वीडियो पर मेरे जो चैनल है रोजगार विद एजुकेशन, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पर फ्रेंड्स अब आप लोगों का एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर हर एक कैंडिडेट से तो बनता है फ्रेंड। और मैं आप लोगों के लिए बोलता हूं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बार बार लाता रहूंगा, और हर बार आपको 14, 15, 20 क्वेश्चन ऐसे ही समझाता रहूंगा फ्रेंड्स। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए एक अनसॉल्व पेपर भी इसमें हम हल कराएंगे। और फ्रेंड्स, मेरे से जो हो सकेगा मैं आप सभी लोगों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी मटेरियल्स हैं उनको आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोग की मेहनत अच्छे से हो सके। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नहीं किया है तो कृपया करके वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को पूरा देखें एक तरफ से, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अब आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। कल मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, और आप लोग इन क्वेश्चनों को लिखते जाइए। फ्रेंड्स, मैंने इन सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से कलेक्शन किया हुआ है, और इन सारे प्रश्नों का फ्रेंड्स मेरे पास ये सारी पीडीएफ हैं। जिन भी भाई या बहन को इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए या मेरे कंटेंट का पीडीएफ चाहिए वह मुझसे संपर्क करें, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें फ्रेंड्स। मैं सभी को अपनी इन डे बाय डे यूट्यूब क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चन अपने यूट्यूब पर डालता हूँ, इनकी डे बाय डे मैं सब पीडीएफ जनरेट करता हूँ, और सारी पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर भी करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो
उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। आपका यूट्यूबर रोजगार विद एजुकेशन। थैंक यू, धन्यवाद।